Good morning, guys. Uh, in this video, we are going to discuss security valuation and particularly देखो सिक्योरिटी वैल्यूएशन जो चैप्टर है ना ये चैप्टर का देखो एसएफएम में तो वैसे हर एक चैप्टर का ही वेटेज अच्छा खासा रहता है 8 to 10 मार्क्स का एंड सिक्योरिटी वैल्यूएशन में इन देखो ये चैप्टर बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में थोड़ा इजी है एंड 10 to 12 मार्क्स का वेटेज भी रहता है, फिक्स्ड वेटेज है एग्ज़ाम में। ये चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 इज़ बॉन्ड वैल्यूएशन, पार्ट 2 इज़ इक्विटी वैल्यूएशन एंड पार्ट 3 इज़ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है ये न्यूली एडेड टॉपिक है, राइट? ओके, तो ये पर्टिकुलर वीडियो में मैं बॉन्ड वैल्यूएशन दैट इज़ माय पार्ट 1, ये वाला पार्ट बॉन्ड वैल्यूएशन में डिस्कस करूँगा इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, बॉन्ड वैल्यूएशन। अभी बॉन्ड वैल्यूएशन होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आप सब लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ते हो ना, उसमें इंड एज 109 है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आप देखोगे बॉन्ड इज़ अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। अभी इसका डेफिनेशन क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश। तो यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश जब होगा तो इसमें समझो कोई कंपनी अगर बॉन्ड इशू करती है, वो हर साल इंटरेस्ट पेमेंट करेगा एंड एट द एंड मैच्योरिटी अमाउंट भी पे करना होगा बॉन्ड होल्डर, डिवेंचर होल्डर्स को। तो वो सबका प्रेजेंट वैल्यू जो है ना, वो मतलब सारा जो आउटफ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू डे 0 में हम लोग प्रेजेंट वैल्यू में लेके आएंगे एंड उसका जो समेशन है सारा आउटफ्लोज का, उसी को बोलेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। देखो इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड। एंड जो डिस्काउंटिंग रेट अप्लाई होता है, द डिस्काउंटिंग रेट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये कंपनीज एंगल से सोचना है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द कंपनी, क्योंकि खर्चा कंपनी का है ना, तो कंपनी के एंगल से सोचना है। ओके, फर्स्ट दैट इज माय सेक्शन ए इज रिडीमेबल बॉन्ड्स। रिडीमेबल मतलब इसको रिडीम करना है फ्यूचर में, परपेचुअल नहीं है। तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट 2 पार्ट में मैंने इसको डिस्कस किया है। इंटरेस्ट पेड एक तो एनुअली है, एक इंटरेस्ट पेड सेमी एनुअली है। जहाँ पे इंटरेस्ट पेड एनुअली होगा वहाँ पे B0 दैट इज़ आवर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, हर साल का जो इंटरेस्ट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर। R इज़ द इंटरेस्ट परसेंटेज, मतलब R इज़ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे जो R है ना, R इज़ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। एंड समझो 10 साल के लिए है तो n इज इक्वल टू 10, तो 10 साल का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लेंगे प्लस मैच्योरिटी वैल्यू एट द एंड ऑफ 10th ईयर। यहाँ पे n को मैंने चलो पकड़ लो 10 ईयर ले लिया, तो ये सबका जो समेशन है दैट विल बी आवर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। अभी इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब ये वैल्यू होना चाहिए, रिक्वायर्ड वैल्यू। ठीक है, सेकेंड इज जहाँ पे इंटरेस्ट सेमी एनुअली पेमेंट होता है वहाँ पे इंटरेस्ट, देखो ये जो यहाँ पे इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट है 6 मंथ्स इंटरेस्ट इनटू प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर। यहाँ पे जो देखो एनुअली अगर यहाँ पे एनुअली अगर 10% होगा तो सेमी एनुअली ऑब्वियसली R/10/2 दैट इज 5% होगा। 2n पीरियड्स, अभी यहाँ पे 10 साल का पीरियड है ना, तो अगर सेमी एनुअली होगा तो कितना पीरियड होगा? 20 पीरियड्स। एंड मैच्योरिटी वैल्यू कब होगा? 20th जो लास्ट पीरियड है उस पीरियड का डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना होगा एंड अगेन ये R/2 विल बी 5%।
सो इस सब का टोटल हम लोग करेंगे तो वो हम लोगों का बॉन्ड का इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा। फिर इररिडीमेबल और परपेचुअल बॉन्ड्स। अभी जो बॉन्ड्स मैच्योर नहीं होंगे, मतलब इन परपेचुइटी वो रह जाएगा, उसका क्या होगा, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय आर परसेंटेज। अब ये इंटरेस्ट जो है ना ये पर एनम है, या फिर इसको तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, अगर सेमी एनुअल है ना तो B0 इज इक्वल टू इंटरेस्ट 6 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है डिवाइडेड बाय R बाई 2%। तो ये आ जाएगा बॉन्ड का वैल्यू। नेक्स्ट इज बॉन्ड विथ फ्लक्चुएटिंग कूपन। अभी ऊपर जो देखे ना वहाँ पे कूपन चेंज नहीं होता है, समझो 10% डिबेंचर्स, तो उसका मैच्योरिटी पीरियड अगर 10 साल का है तो 10 साल तक उसका 10% इंटरेस्ट ही रहेगा। बट बॉन्ड्स विथ फ्लक्चुएटिंग कूपन का क्या है, यहाँ पे समझो ईयर 1 में कूपन है 10%, ईयर 2 में 12%, ईयर 3 में 13% एंड सो ऑन। तो बॉन्ड का जो कूपन रेट फ्लक्चुएट होता है, तो अभी फ्लक्चुएट होगा तो हम लोगों को पूरा ये टेबल बनाना पड़ेगा ईयर वाइज। तो ईयर 1 2 3 4 5 ऐसा कर करके ईयर 10 तक जाएंगे। जो कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो यहाँ पे तो आउटफ्लो होगा, जो कैश आउटफ्लो होगा, देखो हर साल जो कैश आउटफ्लो है वो इंटरेस्ट रहेगा, एंड जो लास्ट ईयर है ना उसमें इंटरेस्ट प्लस मैच्योरिटी वैल्यू, क्योंकि ये साल रिडेम्पशन होगा तो दोनों मिला के इसको हम लोग जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज R परसेंटेज उससे मल्टीप्लाई करेंगे, एंड ये जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा लास्ट कॉलम में, ये सबका जो समेशन आएगा वो समेशन ही होता है हम लोगों का B0, दैट इज द मतलब ये इंट्रिंसिक वैल्यू आया, मतलब ये वैल्यू बॉन्ड का होना चाहिए थियोरेटिकली। देखो ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू इसको हम लोग बोल सकते हैं थियोरेटिकल वैल्यू, थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं इतना प्राइस होना ही चाहिए, इतना प्राइस तो होना ही चाहिए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, क्योंकि बाद में डिसीजंस मेकिंग में काम आता है। इतना प्राइस तो होना ही चाहिए मिनिमम। देन डिसीजन ऑफ इन्वेस्टर वेदर टू बाई, होल्ड और सेल। अभी कोई इन्वेस्टर होगा ना उसका 3 टाइप का डिसीजन हो सकता है, ईदर ही विल बाय द बॉन्ड और ही विल होल्ड द बॉन्ड और ही विल सेल द बॉन्ड। तो जहाँ पे जो देखो ये फर्स्ट जो केस है ना, यहाँ पे थियोरेटिकल वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू। तो जहाँ पे थियोरेटिकल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू इक्वल है वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, करेक्टली प्राइस्ड एंड द डिसीजन टू होल्ड। नेक्स्ट इज जो थियोरेटिकल वैल्यू है दैट इज अपना जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, थियोरेटिकल वैल्यू इज लेस देन एक्चुअल वैल्यू। तो देखो थियोरेटिकल मतलब होना चाहिए और इतना है, तो जो है वो ज़्यादा है, दैट मीन्स द बॉन्ड इज ओवर प्राइस्ड एंड आवर डिसीजन विल बी टू सेल द बॉन्ड। एंड द लास्ट थिंग इज जहाँ पे थियोरेटिकल वैल्यू, जहाँ पे थियोरेटिकल वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्चुअल वैल्यू, यहाँ पे क्या देखो थियोरेटिकल मतलब इतना होना चाहिए और इतना है, जो है वो कम है, जो होना चाहिए वो ज़्यादा है। दैट मीन्स द बॉन्ड इज अंडर प्राइस्ड, अगर अंडर प्राइस्ड होगा तो उसको हम लोग बाय करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, देखो ये जो मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ ना ये टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है। देखो मतलब इन डेप्थ, देखो ये जो डिस्कशन है इसमें तुम लोगों का एग्ज़ाम के लिए जितना चाहिए ना उतना तो पूरा ही मतलब डिस्कशन हो ही जाएगा, कॉन्सेप्ट सारे कवर होंगे। बट आप लोगों को ये लग सकता है कि बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, तो डेफिनेटली रिवीजन लेक्चर है,
तो उसमें आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा एग्ज़ाम तुम लोग ये वीडियो देख लोगे ना, उसके बाद सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. दैट इज़ माई प्रॉमिस टू यू गाइज. नेक्स्ट, बॉन्ड यील्ड्स. देखो यहाँ पे 3 टाइप के यील्ड्स होते हैं. एक तो नॉमिनल यील्ड. नॉमिनल यील्ड का मतलब है जो कूपन रेट है वही है. देन नेक्स्ट इज करंट यील्ड. करंट यील्ड क्या है? इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस इनटू 100. इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस इनटू 100. ये आ गया अपना करंट यील्ड. ये सबसे कोई क्वेश्चन का सब पार्ट में ऐसा दे सकता है. देन यील्ड टू मैच्योरिटी. यील्ड टू मैच्योरिटी को प्यार से हम लोग बोलते हैं YTM. तो लेट द YTM बी R%. अभी ये जो YTM है ना, ये एक्चुअली IRR भी है. IRR हम लोग सबको पता है, फ्रॉम द इंटर लेवल, रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. राइट? ओके. तो यहाँ पे जो कंपनी है, कंपनी का इनफ्लो क्या है? जो बॉन्ड इशू करके जो प्राइस मिलता है दैट इज इनफ्लो. सो यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना इक्वेशन का, ये जो LHS है ये है इनफ्लो, एंड ये जो RHS है राइट हैंड साइड, ये हो गया आउटफ्लो. तो ये दोनों को हम लोग को इक्वेट करना है, इंटरपोलेट करके R% निकलेगा. तो समझो YTM का जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख के रखा है देखो इक्वेशन 1 ये है. तो B0 इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर. यहाँ पे R1%. लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे हम लोग 8% में डिस्काउंट कर रहे हैं, एंड मैच्योरिटी वैल्यू ये भी 8% मिली है. समझो इसमें एक वैल्यू आया. नेक्स्ट, अभी इक्वेशन 2 में जाएंगे. इक्वेशन 2 में लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे हम लोग ने 9% से डिस्काउंट किया, तो इसमें भी एक वैल्यू निकल के आएगा. अभी ये जो दो जो इक्वेशन है ना, इसको हम लोग इंटरपोलेट करेंगे. अभी इंटरपोलेशन का क्या फॉर्मूला है? आई होप आप सब लोगों को इंटरपोलेशन का फॉर्मूला आता है, एंड ये है इंटरपोलेशन का फॉर्मूला. YTM इज इक्वल टू लोअर रेट. दैट मीन्स अपना एग्जाम्पल में लोअर रेट क्या है? 8%. हायर वैल्यू माइनस रिक्वायर्ड वैल्यू. अभी ये दोनों जो इक्वेशन है ना, इसमें समझो ये 8% में हायर वैल्यू आया, एंड अपना रिक्वायर्ड वैल्यू इज़ ये जो B0 है ये है रिक्वायर्ड वैल्यू. अभी और इसमें जो वैल्यू आया वो लोअर वैल्यू है. तो लोअर रेट 8% प्लस हायर वैल्यू माइनस रिक्वायर्ड वैल्यू, ये रिक्वायर्ड वैल्यू B0 है, डिवाइडेड बाय हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू इनटू हायर रेट दैट इज 9% माइनस 8%. ये फॉर्मूला से इंटरपोलेट करेंगे तो जो रेट आएगा दैट विल बी आवर यील्ड टू मैच्योरिटी. अभी देखो ये जो है ना, यहाँ पे जो यील्ड टू मैच्योरिटी का ये जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, ये फ्लक्चुएटिंग कूपन के लिए है. मतलब हर साल इंटरेस्ट सेम नहीं है, वो केस में ऐसे निकालेंगे इंटरपोलेशन. दूसरा केस क्या है? YTM इन केस ऑफ कांस्टेंट कूपन. मतलब हर साल कूपन सेम है, तो उतना उसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला है. अभी YTM इसको दो, मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, एक तो प्री टैक्स है, एक पोस्ट टैक्स है. ये क्वेश्चन एग्जाम में आया ना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है. तो YTM प्री टैक्स क्या होगा? इंटरेस्ट प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स. यहां पे MV इज maturity value, CMP means current market price, that is B0
n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स टू मैच्योरिटी। ओके, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, तो उसमें YTM प्री टैक्स आएगा। अभी क्वेश्चन में इफ क्वेश्चन टॉक्स अबाउट टैक्स रेट, अभी क्वेश्चन में अगर टैक्स रेट्स गिवन है, वो केस में इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस कैपिटल गेन टैक्स। अगर देखो मैच्योरिटी वैल्यू जो होगा उसमें तो कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ेगा ना, क्योंकि कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है ना मैच्योरिटी वैल्यू का। तो मैच्योरिटी वैल्यू लेस कैपिटल गेन टैक्स माइनस करंट मार्केट प्राइस। ऊपर का फॉर्मूला सब सेम है, सिर्फ टैक्स वाला पोर्शन माइनस हो रहा है। देखो इंटरेस्ट से 1 माइनस टैक्स हुआ, मैच्योरिटी वैल्यू में से कैपिटल गेन टैक्स लेस हुआ, तो वही सेम फॉर्मूला है, सिर्फ टैक्स का एडजस्टमेंट है। तो ये गया YTM पोस्ट टैक्स। अभी रिलेशनशिप YTM एंड जो बॉन्ड प्राइस है ना, दे आर इनवर्सली रिलेटेड, मतलब दे आर इनवर्सली रिलेटेड। क्या बोला मैंने? YTM ऑफ अ बॉन्ड एंड बॉन्ड प्राइस। अभी ये जो इक्वेशन है ना, इसमें देखो अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 8% है ना, तो ये B0 ज़्यादा रहेगा और इसीलिए हायर वैल्यू है, ये हायर वैल्यू, तो इनवर्स रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ। अभी जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो ये जो B0 आएगा ना, ये लोअर आएगा, हेंस लोअर वैल्यू। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है YTM एंड बॉन्ड प्राइस का। नेक्स्ट, मार्केट प्राइस ऑफ अ बॉन्ड। अभी हम लोग जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकाले ना, इतना मेहनत करके जो इंट्रिंसिक वैल्यू आया, उसके साथ बीटा फैक्टर ऑफ द बॉन्ड, ये दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बॉन्ड का करंट मार्केट प्राइस निकल जाता है। ठीक है। उसके बाद वाला कॉन्सेप्ट है ड्यूरेशन, या तो इसको हम लोग मैकॉलेस ड्यूरेशन भी बोलते हैं, ड्यूरेशन या तो मैकॉलेस ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड, राइट। या अभी समझो कोई बॉन्ड है 3 साल का, तो इसका ड्यूरेशन कैसे निकालेंगे? इट इज़ वेरी इजी। समझो ईयर 1 2 3, इसमें जो भी है 10% के इंटरेस्ट रेट है। समझो 1000 रुपीज़ का बॉन्ड है, तो 1000 हर साल का इंटरेस्ट पेमेंट होएगा। एंड अभी डिस्काउंटिंग, ये जो मैकॉलेस ड्यूरेशन निकालेंगे ना, ये यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर हम लोग जो YTM आया ना, YTM को डिस्काउंटिंग फैक्टर लेंगे एट YTM। ठीक है, इसका ऐसे याद रखो, एट YTM। ओके। या तो इंटरेस्ट मैच्योरिटी ऐसा करके डिस्काउंटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू आएगा। ये जो कॉलम नंबर 2 है ये प्रेजेंट वैल्यू है, कॉलम नंबर 3 बाद में देखते हैं। प्रेजेंट वैल्यू 1, प्रेजेंट वैल्यू 2, प्रेजेंट वैल्यू 3, ये सबको समेशन जोड़ देंगे तो प्रेजेंट वैल्यू का टोटल आ जाएगा। एंड थर्ड कॉलम में ये जो सेकेंड कॉलम में प्रेजेंट वैल्यू आया ना, ये प्रेजेंट वैल्यू के साथ हम लोग ईयर मल्टीप्लाई कर देंगे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 सिंपली। तो इसका जो समेशन आया ये अपना कॉलम थर्ड हो गया। अभी ड्यूरेशन कैसे आएगा? दिस जो कॉलम 3 डिवाइडेड बाय कॉलम 2, मतलब यहाँ पे कॉलम 3 का जो समेशन आया उसको डिवाइड करेंगे कॉलम 2 का समेशन, जो भी आएगा दैट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। देन ड्यूरेशन मतलब क्या है? दिस इज बेसिकली पेबैक पीरियड, दिस इज बेसिकली payback period of the bond। okay, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मॉडिफाइड ड्यूरेशन और वोलेटिलिटी ऑफ अ बॉन्ड। अभी वोलेटिलिटी क्या है? जो ऊपर वाला स्टेप में यहाँ पे मैक्यूलेस ड्यूरेशन आया, वो ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस YTM डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कूपन पेमेंट्स पर एनम। अगर इंटरेस्ट एनुअली है तो नंबर ऑफ कूपन पेमेंट्स 1 होगा, अगर इंटरेस्ट सेमी एनुअली है तो नंबर ऑफ कूपन पेमेंट्स 2 होगा, अगर इंटरेस्ट क्वार्टरली है तो नंबर ऑफ कूपन पेमेंट्स पर एनम 4 होगा। तो ऐसा करके बॉन्ड का वोलेटिलिटी आएगा। देखो
एक एग्जांपल लिया है, इफ़ वोलेटिलिटी इज 3.75%, दैट मीन्स यहाँ पे चेंज इन इंटरेस्ट रेट एंड यहाँ पे चेंज इन बॉन्ड प्राइस, ये जो रिलेशनशिप है ना कैसे एस्टेब्लिश होता है वही देखना है। अगर इंटरेस्ट रेट 1% से बढ़ता है तो जो वोलेटिलिटी है ना, मतलब देखो 1% से इंटरेस्ट चेंज होगा एंड वोलेटिलिटी है 3.75, दैट मीन्स 3.75% से अपना बॉन्ड प्राइस भी चेंज होगा। और इन्वर्स रिलेशनशिप है तो इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ेगा, बॉन्ड प्राइस 3.75% से गिरेगा। इंटरेस्ट रेट 1% से गिरेगा तो बॉन्ड प्राइस 3.75% से ऊपर जाएगा। दिस इज अ इन्वर्स रिलेशनशिप अगेन। देन बॉन्ड इम्यूनाइजेशन, ये बॉन्ड ड्यूरेशन का ही एक कॉन्सेप्ट है। इट इज़ यूज टू लॉक द रिटर्न, ये टर्म याद रखो, पूरा कॉन्सेप्ट याद रह जाएगा। लॉक द रिटर्न ऑन अ टारगेट डेट। समझो कोई बॉन्ड होल्डर है, उसको 4 साल बाद वो बॉन्ड का पैसा चाहिए टू इन्वेस्ट समवेयर एल्स, या फिर उसका कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट है तो उसको 4 साल बाद वो बॉन्ड का पैसा चाहिए। सपोज फंड्स आर रिक्वायर्ड आफ्टर 4 years। अभी ड्यूरेशन, बॉन्ड ए का ड्यूरेशन दिया है 8 साल एंड उसका वेट दे दिया है क्वेश्चन में 45%। ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड बी इज 5 years एंड उसका वेट नहीं दिया। ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड सी इज 2 years उसका भी वेट नहीं दिया। अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट करो बॉन्ड बी और बॉन्ड सी का वेट कितना है। यहाँ पे you are required to calculate weights of bond B and C। तो let us assume कि बॉन्ड B का वेट है x एंड बॉन्ड C का देखो 100 माइनस 45 तो 55 बचता है, 55 माइनस x होगा। अभी इसका इक्वेशन क्या होगा, ड्यूरेशन A इंटू वेट A, ड्यूरेशन B इंटू वेट B, ड्यूरेशन C इंटू वेट C। तो ऐसा ये इक्वल टू 4 years, सबका ड्यूरेशन वेटेड ड्यूरेशन तो 4 years है ना, मतलब ये जो 4 years है दिस इज रिक्वायर्ड ड्यूरेशन। अभी ये ड्यूरेशन को अचीव करने के लिए वेट कितना होना चाहिए, तो ये इक्वेशन सॉल्व करने से अपने को बी और सी का वेट मिल जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बॉन्ड इम्यूनाइजेशन, मतलब टू इम्यूनाइज द बॉन्ड फ्रॉम इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन। इट मीन्स टू immunize the return with respect to fluctuations in interest rate। okay, yeah, next is convertible bond। यहाँ पे छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। नंबर 1, स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज equal to the intrinsic value of the bond। okay, then stock value और conversion value। देखो जो convertible bonds है that is number of equity shares, कितना equity shares में convert होगा and current market price of equity share that is equal to stock value और conversion value। next is downside risk, current market price of the bond and intrinsic value of the bond, उसका जो difference है that is downside risk। अभी परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क क्या होगा, जो ऊपर जो स्टेप नंबर 3 में जो डाउनसाइड रिस्क आया ना उसको इंट्रिंसिक वैल्यू से डिवाइड करेंगे एंड इनटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी आवर परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क। नाउ कन्वर्जन पैरिटी प्राइस क्या होता है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये जो प्राइस आएगा ना ये कन्वर्जन पैरिटी प्राइस। अभी कन्वर्जन प्रीमियम क्या होगा, ऑब्वियस सा बात है कन्वर्जन पैरिटी प्राइस और करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर का जो डिफरेंस होगा ये उसको हम लोग कन्वर्जन प्रीमियम बोलेंगे। ये जो क्वेश्चन है ना इसको हमेशा थोड़ा लॉजिकली सोचोगे, इसको इतना रट्टा मत मारो, एक बार बस फॉर्मूला देख लो एंड ये क्वेश्चन का
ऑलवेज थिंक लॉजिकली, लॉजिकली सोचोगे ना ये रिलेशनशिप्स आ ही जाएंगे। आपको दोनों एंगल से सोचना है, जो भी डिफरेंस होगा इक्विटी शेयर एंड बॉन्ड, ये दोनों का क्या डिफरेंस आ रहा है, राइट। देन नेक्स्ट इज बॉन्ड रिटायरिंग, या तो इसको बोलते हैं बॉन्ड रिफंडिंग। बॉन्ड रिफंडिंग कब होता है, व्हेन इंटरेस्ट ऑन एग्जिस्टिंग डिबेंचर इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन न्यू डिबेंचर्स। समझो कोई पुराना बॉन्ड है 10% इंटरेस्ट है, अभी नया बॉन्ड हम लोग 5% के रेट में इशू कर सकते हैं। तो कंपनी का अभी अगर ओल्ड बॉन्ड को रिटायर करके न्यू बॉन्ड इशू कर देते हैं तो फाइनेंस कॉस्ट कंपनी का कम होगा ना। तो यही कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बॉन्ड रिफंडिंग और बॉन्ड रिटायरिंग। ये क्वेश्चन ICAI solves this question differently. ICAI का सॉल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं ये वाला सॉल्यूशन प्रेफर करता हूँ बिकॉज दिस इज मोर लॉजिकल, आप लोगों को रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। देखो इसमें दो सिनेरियो हो सकता है ना, इफ ओल्ड बॉन्ड्स आर नॉट रिटायर्ड, ये एक सिचुएशन है, एंड और एक सिचुएशन है इफ द ओल्ड बॉन्ड्स आर रिटायर्ड। ओके, लेट अस सी, अगर ओल्ड बॉन्ड को रिटायर नहीं करेंगे वो केस में हम लोगों को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो क्या आता है एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो क्या आता है, वैसा करके नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकालना पड़ेगा। एंड केस 2 में भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ये दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस को बोलेंगे NPV/CO, नेट प्रेजेंट ऑफ कैश आउटफ्लो। एंड ये NPV/CO एंड NPV/CO1 एंड NPV/CO2, ये दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयर NPV, दिस विल बी आवर फाइनल स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग। कंपेयर NPV/CO1 एंड NPV/CO2 एंड डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ लोअर, जो भी लोअर होगा उसको हम लोग वैसे डिसाइड करेंगे। अभी इसका एलिमेंट्स देखते हैं। PVCO, इफ द ओल्ड बॉन्ड्स आर नॉट रिटायर्ड तो कैश आउटफ्लो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ओल्ड बॉन्ड्स, दैट इज इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। एंड ऑब्वियस सा बात है इसका मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ ओल्ड बॉन्ड भी तो देना पड़ेगा, तो मैच्योरिटी वैल्यू इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ द लास्ट ईयर। नाउ जो ओल्ड बॉन्ड है उसमें कैश इनफ्लो क्या है, टैक्स सेविंग्स। देखो जो ओल्ड बॉन्ड है ना, उसको जब हम लोग ने इशू किया था कुछ डिस्काउंट में इशू कर सकते, मतलब समझो जो ओल्ड बॉन्ड इशू किए थे उसका कुछ फ्लोटेशन चार्जेस होगा, कुछ डिस्काउंट्स ऑन इशू रहेगा। अभी उसको हम लोग हर साल अमोर्टाइज करते रहते हैं तो वो जो कॉस्ट है डिस्काउंट प्लस फ्लोटेशन कॉस्ट इनटू 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इनटू टैक्स रेट इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। सो दिस इज द टैक्स शील्ड बेसिकली, टैक्स सेविंग्स। ये जो आया NPV/CO1 हुआ। एंड पार्ट बी इज इफ द ओल्ड बॉन्ड्स आर रिटायर्ड, इसका प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो क्या होगा, एक तो कॉल प्राइस है जो पे बैक प्राइस हम लोग पे करेंगे रिटायर करने के लिए। देन ओवरलैपिंग इंटरेस्ट, मतलब ये पीरियड में ओल्ड बॉन्ड भी है न्यू बॉन्ड भी है, मतलब रिटायरिंग डिसीजन इंप्लीमेंट हो रहा है ये टाइम पे। समझो एग्जाम्पल क्वेश्चन में अगर बोलता है कि 2 मंथ्स का ओवरलैपिंग इंटरेस्ट है तो ओल्ड बॉन्ड का भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, तो ओवरलैपिंग इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ्स एट ओल्ड बॉन्ड्स। और ये पीरियड में एक खास बात है, कोई डिस्काउंटिंग नहीं होगा, इसको आप लोग ध्यान रखोगे। स्पेशली ये वाला पॉइंट को आप लोग ध्यान रखोगे कि इसमें कुछ डिस्काउंटिंग वगैरह नहीं लेना है क्योंकि दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट पीरियड। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन न्यू बॉन्ड्स, ये तो ऊपर जैसा ही है, न्यू बॉन्ड में इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एंड मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ न्यू बॉन्ड्स, डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ लास्ट ईयर। नाउ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, टैक्स सेविंग्स ऑन कॉल प्रीमियम, जो कॉल प्रीमियम हम लोग पेमेंट करेंगे वन शॉट। समझो ओल्ड बॉन्ड को हम लोग ने रिटायर किया 105 रुपये में, ओल्ड बॉन्ड का प्राइस है 100 रुपया, एंड समझो नंबर ऑफ डिवेंचर्स है 10,000। ये जो एक्स्ट्रा प्रीमियम पेमेंट किया ना, ये प्रीमियम में भी तो टैक्स सेविंग्स हुआ ना, ये जो टैक्स सेविंग्स है वही बात कर रहे हैं, कॉल प्रीमियम इनटू टैक्स परसेंटेज। देन टैक्स सेविंग्स ऑन बैलेंस अमोर्टाइजेशन ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स। समझो ओल्ड बॉन्ड्स इशू हुआ था 5 years अगो एंड उसके बाद अभी 5 साल बीत चुके हैं। 5 साल में समझो वो टाइम पे
5 लाख का डिस्काउंट, 5 लाख का डिस्काउंट एंड फ्लोटेशन कॉस्ट, जो ओल्ड बॉन्ड जब इशू किए थे डिस्काउंट एंड फ्लोटेशन कॉस्ट 5 लाख था। तो इसमें से 5 साल बीत चुका है, समझो 20 साल का बॉन्ड का टेन्योर था। तो अभी बैलेंस कितना बचा है, 5 साल तो चला गया ना, तो अभी 15 डिवाइडेड बाई 20 होगा ना, इतना ही तो बचा हुआ रहेगा। ये इनटू समझो टैक्स परसेंट 30% होगा तो 30%, ऐसे करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देन नेट प्रोसीड्स ऑफ न्यू बॉन्ड्स, अभी जो इशू प्राइस है माइनस अभी कोई डिस्काउंट फ्लोटेशन कॉस्ट, न्यू बॉन्ड में भी तो हो सकता है ना डिस्काउंट फ्लोटेशन कॉस्ट, उसको माइनस करके नेट प्रोसीड्स आएगा। देन टैक्स सेविंग्स, ये जो अभी यहाँ पे जो डिस्काउंट आया ना, ये जो डिस्काउंट यहाँ पे आया इसका भी तो हर साल अमोर्टाइजेशन होगा। तो टैक्स सेविंग्स ऑन डिस्काउंट्स प्लस फ्लोटेशन कॉस्ट ऑन न्यू बॉन्ड्स, इसका भी वही ऊपर जैसे फॉर्मूला है। एंड देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, नोट, ये प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर वही केस में आएगा जो एनुअल पेमेंट्स है, जो एनुअल पेमेंट्स है वो सारा पेमेंट्स को हम लोग PVAF से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा करके आप लोगों को उसके बाद दोनों को कंपेयर करके देखना है कि किस में आउटफ्लो ज़्यादा है, और मतलब जिसमें आउटफ्लो कम है उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। डिसीजन क्या है, लोअर कैश आउटफ्लोज, ये बेसिस पे डिसीजन होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉन्वेक्सिटी ऑफ अ बॉन्ड। कॉन्वेक्सिटी क्या होता है, चेंज इन करंट मार्केट प्राइस। यहाँ पे क्या है, चेंज इन करंट मार्केट प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन यील्ड ऑफ अ बॉन्ड। मतलब बॉन्ड का यील्ड चेंज होगा तो करंट मार्केट प्राइस कितना चेंज होगा। ये जो रिलेशनशिप है दिस इज अगेन एन इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब यील्ड अगर बढ़ेगा तो करंट मार्केट प्राइस कम होगा एंड वाइसी वर्सा। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला है C इंटू डेल्टा वाई स्क्वायर इंटू 100। इस ये टोटल एक्सप्रेशन जो है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन को एक साथ में हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्सिटी ऑफ अ बॉन्ड। अभी डेल्टा वाई इज इक्वल टू चेंज इन यील्ड, C इज इक्वल टू V प्लस प्लस V माइनस माइनस 2V0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू V0 इंटू डेल्टा वाई स्क्वायर। अभी यहाँ पे ये जो टर्म्स है इसको एक बार जान लो। V0 क्या है, इनिशियल प्राइस, मतलब बेस प्राइस विदाउट चेंज इन यील्ड। ये जो V0 है ना, ये है विदाउट चेंज इन यील्ड, विदाउट चेंज इन यील्ड है। अभी समझो यील्ड को 1% इंक्रीज किया, 1% इंक्रीज इन यील्ड, 1% डिक्रीज इन यील्ड। अभी यहाँ पे यील्ड को 1% से बढ़ाया तो वो जो प्राइस आएगा बॉन्ड का दैट इज V प्लस, एंड यील्ड को 1% कम किया तो वहाँ पे जो प्राइस आएगा दैट विल बी V माइनस। ये सारा चीज़ ये फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो अपना बॉन्ड का कॉन्वेक्सिटी आ जाता है। सो कॉन्वेक्सिटी से कोई अगर जनरली इंस्टीट्यूट क्वेश्चन यहाँ से पूछते नहीं है, इनकेस अगर कभी पूछ लेते हैं तो ऐसा डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, तो आपको बस ये एक्सप्रेशन या फॉर्मूला याद रखना है। सो गाइस आई थिंक दिस इज इट। बॉन्ड वैल्यूएशन में दिस विल कवर एवरीथिंग ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में वी विल बी सॉल्विंग questions on bond valuation. I hope guys this video will help you and देखो ये 30 minutes अप्रोक्स बॉन्ड वैल्यूएशन का वीडियो रहा। इसके बाद एक और मतलब ये कॉन्सेप्ट का बात बोल रहा हूँ, ये मनी मार्केट का जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा ना, इसका जो कॉन्सेप्ट है दिस विल टेक अराउंड अनदर 30 minutes, एंड इक्विटी वैल्यूएशन का जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका जो कॉन्सेप्ट है दैट विल ऑल्सो टेक अनदर 30 minutes. सो माई एम इज टू अपलोड, आई विल बी अपलोडिंग 3 videos of 30 minutes each, and the concept of these 3 parts will be covered in 1.5 hours approx.
एंड उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, राइट गाइस। तो चलो मिलेंगे अगले वीडियो में, एंड उसमें हम लोग इक्विटी वैल्यूएशन करेंगे।